कल टुवर्ड्स द एंड ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज बात बीच में रह गई थी, आपको ये समझाया जा रहा था कि नया कॉन्सेप्ट जो कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में अप्लाई कर रहे हैं, एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं। उसको हम एक नाम दिया था हमने, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे जी। नाउ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब हम कंट्रीब्यूशन पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, एंड व्हाई नॉट दी प्रॉफिट? हम अल्टीमेट तो ऑब्जेक्टिव यही है कि लेबर टर्नओवर से प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, बेसिकली प्रॉफिट कितना हम खो रहे हैं। बट हम प्रॉफिट की तरफ अभी नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं विद व्हाटएवर इज कंट्रीब्यूशन लॉस दैट इज प्रॉफिट लॉस। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल समझना जी। मैं कि अपने क्लासरूम सेटअप की बात करती हूँ, मेरे को यहाँ पर क्लासरूम सेटअप में क्या क्या खर्चे पड़ रहे होंगे, एक बार आप सोच के बताओ। इलेक्ट्रिसिटी, चेयर्स और रेंट, सैलरी, इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन में नहीं। हाँ जी, ये स्टेशनरी। अच्छा, आपने इतने सारे खर्चों के नाम बताए, इसमें से बता पा रहे हैं कि कौन सी खर्चे मेरे लिए वेरिएबल और कौन से? रेंट फिक्स है, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड है, अगर मैं यहाँ पर कोई सैलरी पे कर रही हूँ वो भी फिक्स्ड है। मेरे लिए क्या वेरिएबल है इस टाइम पर? किसकी सैलरी? किसकी सैलरी? वो ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हम अपने अगर कैपेसिटी के बियॉन्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑफिस में ना कोई काउंसलर हायर की, राइट? तो मैंने बोल दिया कि शी हैज द बैंडविड्थ टू हैंडल अबाउट 100 स्टूडेंट्स की एडमिशंस। एक तरीके से मैंने अपनी कैपेसिटी 100 पर आकर रखी हुई है। इफ आई गो बियॉन्ड माई कैपेसिटी तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी तो इंक्रीज होता है। अगर मैं कैपेसिटी के बियॉन्ड जाती तो मेरे रेंटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गए। आई विल नीड अ बिगर क्लासरूम और समथिंग, बट स्टिल विद इन दैट कैपेसिटी तो वो सैलरी भी तो फिक्स्ड है। मेरे को एक ही कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल पड़ रही है, दैट इज बुक्स की कॉस्ट। बुक्स प्रिंटिंग बाई स्टेशनरी। इलेक्ट्रिसिटी भी देन अगेन फिक्स्ड नहीं आएगी, क्योंकि आप इस क्लासरूम में 2 बच्चे बैठे हैं या 10 बच्चे बैठे हैं, एसी में चलना है तो चलेगा, लाइट चलेगी तो चलेगी, तो मेरे लिए वो फिक्स्ड ही है। मेरे लिए वेरिएबल सिर्फ एक खर्चा है क्लासरूम सेटअप में, दैट इज बुक्स की कॉस्ट। अच्छा, मेरी पेन ड्राइव्स भी बिकती हैं जी, और जब पेन ड्राइव्स बिकती हैं तो पेन ड्राइव बनाने की एज सच कोई कॉस्ट नहीं है, पेन ड्राइव खरीदने की कॉस्ट है। सो दैट पेन ड्राइव कॉस्ट इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि जितने स्टूडेंट्स को पेन ड्राइव जानी उतने मेरे को मार्केट से पेन ड्राइव खरीदनी भी तो पड़ेंगी। फिर पेन ड्राइव और बुक्स मिलाकर डिस्पैच भी करना है जी। डिस्पैच करना है तो वो डिस्पैच की यानी कि कोरियर के चार्जेस भी हैं। मैं बोल दूं कि इंडिया में कहीं भी जाए स्टैंडर्ड चार्जेस मेरे को एवरेज 150 रुपया पड़ रहा है, तो ठीक है, वो मेरा क्या अल्टीमेटली है, तो वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। अब सोचो, व्हाई शुड आई फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन, और एनी बिजनेस फॉर दैट मैटर शुड फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन। मैं अपनी बात करती हूँ आप लोगों के साथ। मान लीजिए मेरे सब्जेक्ट की फीस जो है, मान लो वो 12,000, ठीक है। मुझको पर स्टूडेंट बुक्स की कॉस्ट 1,000 पड़ती है, और अगर पेन ड्राइव वाला स्टूडेंट है तो पेन ड्राइव प्लस डिस्पैच में मेरा खर्चा तकरीबन 800 का, कुछ ऐसा मान के चलो, क्योंकि लाइसेंसेस क्रिएट करने हैं, इंक्रिप्शन वगैरह वगैरह जो भी है। तो अल्टीमेटली जहां मेरे पास एक पेन ड्राइव का ऑर्डर आया, तो मैं वहां पर क्या बोलूंगी कि मेरे को 12,000 तो मिल रहा है, बट क्या 12,000 मेरा 12,000 है? नो, सबसे पहले मुझको अपना ये वेरिएबल कॉस्ट मीट करना है। उस पेन ड्राइव ऑर्डर की वजह से क्या मेरे को कोई फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी? सोच के बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। कोई फिक्स कॉस्ट, मेरा कोई किराया फालतू जा रहा है उसे? नहीं, एक बच्चे का ऑर्डर आया आज, मेरे को किराया फालतू जा रहा है, काउंसलर की सैलरी कोई फालतू जा रही है, कोई और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा फालतू हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली मेरे को कंट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या मिल रही है? 10,200, और ये 10,200 सीधा मेरी पॉकेट में, ठीक है। अच्छा, मैं कभी ये बोलूं कि जी वैसे मेरे पास ना पेन ड्राइव के प्रोविजनल ऑर्डर्स आए थे। प्रोविजनल ऑर्डर मतलब इस टाइम पर आप भी प्रोविजनल बेसिस पर ही बैठे हो आप लोग, कि फाउंडेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो मेरे पास प्रोविजनल ऑर्डर आए हुए हैं 5, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन जो है बननी है, बट उन 5 में से 2 की एडमिशन जो है कैंसिल ही हो गई, क्योंकि उनका फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे को अल्टीमेटली नुकसान कितना हो रहा है? 2 एडमिशन मेरी कैंसिल ही हो गई। 10,200, अगर 10,200 को आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 2 से, मतलब जो भी अमाउंट आ रही है, तो आपने कंट्रीब्यूशन का ही नुकसान देखे ना। आप ये तो नहीं कह रहे हो कि मैम
दो ऑर्डर अगर आपके कैंसिल हो गए तो आपके रेंटल भी बचता है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बचती है, कोई लेना देना नहीं था, वो तो फिक्स्ड खर्चे थे। इसलिए कोई भी बिजनेस है वो जहां पर उसको प्रॉफिट बढ़ाना है वो कहेगी कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ, जहां पर उसको लग रहा है कि प्रॉफिट गिर रहा है वो देखेगी कंट्रीब्यूशन क्यों गिर रही है, क्योंकि हमें पता है कंट्रीब्यूशन बढ़ता है उतने ही अमाउंट से प्रॉफिट भी बढ़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट इज जस्ट द रेजिडुअल थिंग, कंट्रीब्यूशन से निकालो जो बचता है प्रॉफिट ही बचता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज जस्ट अ रेजिडुअल थिंग काइंड ऑफ। ठीक है, मेन फोकस किस पर होना चाहिए, हम बोलते हैं ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑब्जेक्टिव, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आ गया जी? अच्छा, बहुत आगे की बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, अभी इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल सोचो, स्टूडेंट्स है, नेगोशिएट करते हैं फीस। पेन ड्राइव वाला बच्चा है, कह रहा है कि मैम पेन ड्राइव भेज दो, कम कर दो ना, 12,000 ज्यादा है, ज्यादा है मैम, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा, रिकॉर्डेड का तो कम ही होता है मैम, कर दो, कम कर दो। मैं को कितना नीचे जाना चाहिए, मैं कितना नीचे जा सकती हूँ कि तब भी मेरी पॉकेट में कुछ बचे, क्योंकि मेरे को पता है पेन ड्राइव बेचने पर मेरी कोई फालतू मेहनत नहीं है, बस मिनिमम मैं 1800 पे जा सकती हूँ, भी 1800 बच्चे को चार्ज कर दे तब मैं बोलूंगी मेरे को जीरो है, मैं लॉस में हूं ना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है उस बच्चे से, तो मैं कम से कम बोलूंगी 1800 के ऊपर तो मेरे को उसको रखना ही है। अगर मैं उस बच्चे को 2000 भी चार्ज करती हूँ तो भी 200 रुपया बिना मेहनत का मेरी पॉकेट में है। बात समझ में आ रही है? सो एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस इज गोइंग टू टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट, वो देखेगी कितना वेरिएबल कॉस्ट है, उस हिसाब से वो सेलिंग प्राइस अपना सोच सकती है। ठीक है, और आज की डेट में मैं कर भी रही हूँ, अभी इंटर का रिजल्ट आया, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े फेल हो रहे हैं, मैम पेन ड्राइव बेच दो, तो मैं तो उनको आधे रेट पे भी दे रही हूँ, मेरे को तो ये जो आ रहा है आ ही रहा है ना, मैं क्यों अड़ू 12,000 पे, मैं क्यों अड़ू 15,000 पे या 10,000, जो आ रहा है मेरे को तो आ ही रहा है। प्रॉपर बिजनेस एक्यूमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको कभी बिजनेसमैन बनना है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से पढ़ लो, जहां आपको कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आती है, मतलब आपका जो बिजनेस एक्यूमेंट है, कल को आपने बिजनेसेस जाके चलाने हैं तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है जी, खैर नाउ कमिंग टू दी कॉन्सेप्ट, जो हमारा चैप्टर में कॉन्सेप्ट चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या है, लेबर, उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, लेबर टर्नओवर की बात कर रहे हैं। हमने कल ये डिस्कस किया था दैट ड्यू टू लेबर टर्नओवर आउटपुट का नुकसान होता है। आउटपुट का नुकसान होता है मतलब यूनिट्स जो बन सकते हैं, बिक सकते हैं, बिकेंगे तो कंट्रीब्यूशन लाके देंगे, तो आउटपुट का नुकसान यानी कि कंट्रीब्यूशन का नुकसान, और वही कंट्रीब्यूशन का नुकसान मतलब प्रॉफिट का नुकसान। तो ये तो कॉन्सेप्ट है जी। कैलकुलेशन कैसे करते हैं जी, हमको एक चीज चाहिए होती है जिसका नाम है पीवी रेशो। पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। ठीक है, तो अगर मेरे पास इतना पता चल गया सेल्स वैल्यू इन रुपी लॉस्ट कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करोगे पीवी रेशो के साथ तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ जाएगी। ये आपका कॉन्सेप्ट था और आपने अपने जहां पर भी जगह थी वहां पर नोट भी किया हुआ है जी। ठीक है, अब मैं नहीं समझती हूँ कि जो आपको ये एग्जाम्पल बताया गया था वो एग्जाम्पल आपको नोट करने की जरूरत है, वो तो बात समझ में आई गई होगी। ठीक है, स्टिल अगर किसी को डाउट लग रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट स्पेशली आप लोगों में से, तो बता सकते हैं। वैसे कल जहां पे वो डिस्कनेक्शन हुआ था उसके बाद मैंने कुछ समझाया नहीं था, सिर्फ ये चीज लिखने को बोली थी जो कि आपको ग्रुप में पहले से मिल चुकी है। राइट, अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। Management of Bina and Reena Limited are worried about their increasing labor turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover in the last year. Last year sales amounted to 83,03,300 and PV ratio was 20%. Total number of actual hours worked by direct labor force was 4.45 lakhs. As a result of delay by the personnel department in filling vacancies due to labor turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost. Actual direct labor hours included 30,000 hours attributable to training new recruits, out of which half of the hours were unproductive. देखो पहले ना यहाँ तक का क्वेश्चन समझते हैं। पहला पैरा तो क्या बोल रहा है कि जी थोड़ा सा हम कंसर्न है इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर को लेकर, एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेज एंड टेकिंग रिमीडियल स्टेप्स। ये तो क्वालिटेटिव बात होगी, कंट्रोल पर्पस है। ठीक है, हम पता करना चाहते हैं लास्ट ईयर नुकसान कितना हुआ था। अब हम क्वांटिटेटिव बात करते हैं, क्वालिटेटिव स्टेप्स तो बाद में लेंगे, पहले क्वांटिटेटिवली पता करो नुकसान कितना हुआ था लास्ट ईयर ड्यू टू लेबर टर्नओवर। लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन क्या है, सेल्स जो जनरेटेड थी वो 83 लाख थी, पीवी रेशो लास्ट ईयर थी 20%, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क जो थे, आवर्स वर्क थे वो थे 4.45 लाख,
अब एक लाइन छोड़कर ये पढ़ना, actual direct labor hours included 30,000 hours attributable to training new recruits। जो ये 4.45 लाख hours थे, इसमें से ट्रेनिंग hours included है, ये बोला इन्होंने। और ट्रेनिंग के भी हाफ आवर्स अनप्रोडक्टिव है, पूरा ट्रेनिंग अनप्रोडक्टिव नहीं है, मतलब काम सिखा रहे हैं तो थोड़ा काम तो हो ही रहा है, बट अनप्रोडक्टिव आधे आ जाए। तो ट्रेनिंग आवर्स कितने हैं? 30,000। 30,000 का अनप्रोडक्टिव कितना हुआ? 15,000। तो इस 4,45,000 में हम बोलेंगे अगर कुछ प्रोडक्टिव इंक्लूडेड है तो वो 15,000 इंक्लूडेड है, पूरा 30,000 अनप्रोडक्टिव नहीं है। तो कहना इसे मैं प्योरली प्रोडक्टिव आवर्स पर आ गई 4,30,000 पर। ये बात सभी को समझ में आई है जी? ठीक है, अब बीच की एक लाइन पढ़ेंगे। As a result of delay by personnel department in filling vacancies due to labor turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost। कह रहे हैं हमारे पास वैकेंसीज थी, वो वैकेंसीज को फिल करने में टाइम लग गया, तो बीच में टाइम लॉस हुआ जी। टाइम लॉस हुआ मतलब काम करने वाला कोई था ही नहीं, कोई काम करने वाला था नहीं, तो टाइम लॉस हो गया कितना? 1 लाख का। पोटेंशियली प्रोडक्टिव मतलब ये प्रोडक्टिव हो सकते थे, इनमें काम हो सकता था, ड्यू टू लेबर टर्नओवर, कि कोई लोग छोड़कर चले गए, नए लोग आए नहीं, उसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं आउटपुट लॉस, सेल्स लॉस का ये भी एक कारण है जी। ठीक। Cost incurred consequent on labor turnover revealed on analysis the following: settlement cost due to leaving, recruitment cost, selection cost, training cost। जी ये settlement cost due to leaving क्या होता है? जब कोई लास्ट में कई बार ना कुछ खर्चे फालतू भी देने पड़ जाते हैं रफा दफा करने के लिए मामलों को, कि बंदा बीच में छोड़ के चला गया, 15 दिन में छोड़ के चला गया, उसको पूरे महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, वट एवर द सेटलमेंट कॉस्ट। थिंग इज अगर बंदा कंटिन्यूड रहता है, ये खर्चा ना इनकर करना पड़ता सेटलमेंट कॉस्ट का। ठीक है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ये भी अगेन क्या है? लेबर टर्नओवर की वजह से है, कि पुराने लोग छोड़ के ना जाए तो नए लोगों की रिक्रूटमेंट काय को। ऐसे सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, तो ये चारों खर्चे जस्ट बिकॉज ऑफ लेबर टर्नओवर हो रहे हैं। एंड कैन आई से ये चारों खर्चे हो रहे हैं तो पीएनएल में जाके डेबिट भी हो रहे होंगे ना। लेबर टर्नओवर होती इन दी फर्स्ट प्लेस, ना ये खर्चे होते, ना पीएनएल में जाके डेबिट होते, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता। तो प्रॉफिट लॉस्ट का एक पार्ट तो ये भी है जी। पहला पैराग्राफ से हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन लॉस्ट निकालेंगे, बट कंट्रीब्यूशन लॉस तो बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, हम जानते ही हैं, ये भी एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है। अब एक लाइन है, assuming that the potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices। ये लाइन जो है होल्ड पे, इसकी सिग्निफिकेंस अभी मैं आपको बताऊंगी जब हम सॉल्यूशन करेंगे। फाइंड द प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर, रिक्वायरमेंट तो वही है, प्रॉफिट लॉस्ट कितना हुआ। ठीक है। मैं चाहती हूँ एक बार ना आप पूरा क्वेश्चन की रीडिंग ले, और ये नहीं सोचना कि सोल्यूशन कैसे करना, ये सोचो कि क्वेश्चन जो आपको बात बता रहा है आपको हिंदी में समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एक बार उस हिसाब से क्वेश्चन की रीडिंग की। एंड ऑल्सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐसा है, आज ना यहाँ पर लाइट नहीं है, तो जब तक इन्वर्टर देवता आपके हमारे ऊपर है तो ठीक है, जहां इन्वर्टर खत्म क्लास खत्म। 1 लाख क्यों नहीं लेस किया? कहाँ पर? मैं बताती हूँ। ये देखो, ये लैंग्वेज क्या है? टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड, कि एक्चुअल आवर्स वर्क का क्या मतलब है? लोग खड़े हैं काम करने को, और 1 लाख जो है उसका डेफिनेशन ही यही है, टाइम लॉस है कि लोग है ही नहीं काम करने को। तो आई कैन नॉट से 1 लाख इज इंक्लूडेड इन 4,45,000। 4,45,000 इज आवर्स वर्क, मतलब पीपल आर देयर टू वर्क, एंड 1 लाख इसके बाहर की बात है कि पीपल आर नॉट देयर टू वर्क। तो हम ये नहीं बोल सकते इसमें इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो माइनस भी नहीं कराएंगे। नहीं करेंगे, करेंगे डेफिनेटली करेंगे। पहले तो आप जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कि जो बात बताता जा रहा है वो समझो एक बार। ये सारी सेल्स कॉस्ट मतलब नहीं, बॉटम ये तो प्रॉपर कॉस्ट है कि लेबर टर्नओवर की वजह से खर्चा क्या हो रहा है, इसका सेल्स से कोई लेना देना नहीं है। सेल्स लॉस्ट जो है वो अभी मैं आपको कैलकुलेट करा दूंगी, वो इस पैराग्राफ से निकल कर आएगी सेल्स लॉस्ट। हाँ जी, क्वेश्चन की रीडिंग ले ली है।
अब ऐसा है, पहले ना मुझे काम करने देना, मैं वर्किंग नोट्स बनाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को नोटिंग का टाइम दिया जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 8 से कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ जी, आप लोग मुझे बताओ कि हमारे पास आवर्स वर्क कितने हैं? 4,45,000। क्या ये 4,45,000 प्योरली प्रोडक्टिव आवर्स है कि इसमें आउटपुट बना था जी पूरे पूरे आवर्स में? नहीं, अनप्रोडक्टिव इसमें कितना इंक्लूडेड है? अनप्रोडक्टिव आवर्स इसमें इंक्लूडेड है 15,000। वो 15,000 कैसे? कहा 30,000 का ट्रेनिंग पीरियड है, बट उसका हाफ ही अनप्रोडक्टिव है। मतलब ट्रेनिंग पीरियड का जो रिमेनिंग 15,000 है वो भी प्रोडक्टिव है, आवर्स वर्क में तो वो भी आना चाहिए। तो हमने बोला प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं? 4,30,000। ये आपका पहला वर्किंग नोट है। ये बात सभी को समझ में आई? इस चीज की क्या सिग्निफिकेंस है वो वर्किंग नोट नंबर 3 में समझ में आएगी। पहले वर्किंग नोट नंबर 2 की बात करते हैं। हमको देखना है हमारा टोटल टाइम लॉस कितना है। देखो, एक टाइम लॉस तो ये भी है कि अनप्रोडक्टिव आवर्स 15,000 है ना, लेबर टर्नओवर होती, क्या ये आवर्स ट्रेनिंग पीरियड के नाम के होते? नहीं होते, ये तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते। नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते तो काम होता। जस्ट बिकॉज लेबर टर्नओवर है, ये ट्रेनिंग पीरियड में लग गए ये आवर्स, तो मतलब टाइम लॉस का कारण तो ये भी है। तो हमने बोला वर्किंग नोट नंबर 2 में दैट आवर्स लॉस्ट इन ट्रेनिंग पीरियड, मैं बाद में ठीक राइटिंग कर दूंगी, कितना है जी? 15,000। एक तो आवर्स लॉस्ट ये, एक आवर्स लॉस्ट वो भी थे कि लोग ही नहीं थे काम करने को, पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट वो भी थे 1 लाख। तो टोटल कितने टाइम का नुकसान हो गया? 1,15,000 टोटल आवर्स लॉस्ट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, यहाँ हम 30,000 नहीं डालेंगे? बच्चे 30,000 में से आधा ही अनप्रोडक्टिव था, बाकी का आधा तो प्रोडक्टिव ही था। अगर हम क्वेश्चन की लाइन की तरफ जाएं, इन्होंने हमें कहाँ बताया है कि the actual labor hours 30,000 attributable to training, out of which half were unproductive। मतलब 30,000 में से 15,000 अनप्रोडक्टिव है, तो बाकी का 15,000 प्रोडक्टिव ही है, एक्चुअल आवर्स वर्कड है, तो वो आवर्स लॉस्ट में तो नहीं आना चाहिए। आवर्स वो जो प्रोडक्टिव आवर्स है वो तो लॉस्ट हुआ ही नहीं ना, काम तो उनमें भी हुआ। हम सिर्फ बात कर रहे हैं काम कहाँ पर नहीं हुआ, कहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ जी। तो हमने बोला ट्रेनिंग का पूरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आधा टाइम वेस्ट हुआ। क्लियर हो गया बच्चे? दोबारा से बताएं। यस मैम। अब वर्किंग नोट नंबर 3, हमको पता करना है सेल्स लॉस्ट कितनी है। आप मुझे बता सकते हैं एक्चुअल सेल्स जनरेटेड ड्यूरिंग लास्ट ईयर कितनी है? 83,03,300। और ये सेल्स जनरेट जो हुई थी वो तभी जनरेट हुई थी जब काम हुआ था। ट्रू सेंस में काम तो 4,30,000 घंटों के लिए हुआ था। हम ये बोलेंगे अगर जो ये वेस्ट हो गए 1,15,000 घंटे, इनमें काम होता तो आउटपुट बनता, तो उधर भी सेल्स जनरेट होती, जो कि स्पेशली ड्यू टू लेबर टर्नओवर जनरेट नहीं हो पाई। तो सेल्स लॉस्ट कितनी आ रही? मैं दोबारा से ये चीज बताऊंगी आपको, पहले ये फिगर बताइए। नहीं 83,03,300 डिवाइडेड बाई 4,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,15,000, 22 लाख। हाँ जी, ये बात समझ में आई। आप अदरवाइज इस स्टेप को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सेल्स जनरेट हुई जब काम हुआ था 4,30,000 घंटे, तो 1 घंटे काम करने पर कितनी रुपए वैल्यू सेल्स जनरेट होती है, जो भी होती है। तो अगर 1,15,000 घंटे जो वेस्ट हो गए, जो कि प्रोडक्टिव हो सकते थे बट नहीं हो पाए, मतलब प्रोडक्टिव होके सेल्स जनरेट करा सकते थे, नहीं करा पाए, तो हमारे पास एक सेल्स वैल्यू लॉस्ट आ गई। यहां तक बात समझ में आती है? अब जहां हमारे पास सेल्स लॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी आ गई। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कैसे? हमको पता है इट इज सेल्स लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। अब आप रीड करेंगे जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है, जो कि मैंने आपको होल्ड पे रखवाई थी। Assuming that potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices, कह रहे हैं कि आउटपुट नुकसान हुआ, हमको यूनिट्स तो नहीं मालूम है, हमको सेल्स का वैल्यू का मालूम है, राइट? कह रहे हैं जो भी आउटपुट बनता अगर बिकता तो प्रिवेलिंग प्राइसेस में बिकता।
कहने का मतलब पीवी रेशो उस केस में भी 20% ही अप्लाई कर। जो आउटपुट लास्ट ईयर बना था उसकी सेल्स कितनी जनरेट हुई थी, 83 लाख, और तब पीवी रेशो एप्लीकेबल कितनी थी, 20%। तो कह रहे हैं जो आउटपुट अगर बन सकता था नहीं बन पाया, अगर बनता तो उसके लिए भी पीवी रेशो एप्लीकेबल 20% ही थी, उसके लिए भी सेम ही सेलिंग प्राइस रखते। तो जहां सेलिंग प्राइस वगैरह वेरिएबल कॉस्ट वगैरह कांस्टेंट रहते हैं, पीवी रेशो कांस्टेंट रहती है। ये कल आपको बात एग्जांपल में समझाई गई थी। आप 1 यूनिट की कैलकुलेट कर लो, आप 10 लाख यूनिट की कैलकुलेट कर लो, एज लॉन्ग एज सेलिंग प्राइस वही है, वेरिएबल कॉस्ट वही है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन वही रहेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन वही रहेगी तो पीवी रेशो भी वही रहेगी। तो इस लाइन का जो मतलब है, वो लाइन का मतलब ही यही है दैट पीवी रेशो विल बी कांस्टेंट, मतलब 20% एक्चुअल आउटपुट के लिए, तो 20% आउटपुट लॉस्ट के लिए भी अप्लाई कीजिए। लाइन ना भी बोलते तो भी हमने 20% ही रखना था बाय द वे, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए एक एक लाइन का क्या मीनिंग है। हाँ जी, तो सेल्स लॉस्ट है 2220650 इंटू पीवी रेशो कितनी है 20%, और ये 20 ये कितना आ गया हमारे पास 130, and this contribution will go in the main solution जब हम प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। तो वर्किंग नोट यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, हमने मेन सोल्यूशन में जाके क्या करना है, कंट्रीब्यूशन लॉस लिखेंगे और उसके नीचे वो जो 4 खर्चे सेटलमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ आप लोग वर्किंग नोट नोट करना स्टार्ट करें। जो बात नहीं समझ में आई थी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी तो बता सकते हैं। जहां पर राइटिंग ना समझ में आए, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है, तो बता देना। Hours lost in training period, जहां पर राइटिंग नहीं समझ में आ रही मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, हम हो गए। हाँ जी, अब वर्किंग नोट नंबर 3 दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखना जरा।
लास्ट ईयर चाहे लेबर टर्नओवर हुई भी तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि कोई भी काम नहीं हुआ था, काम तो हुआ था। कितने घंटे काम हुआ था? 4,30,000 आवर्स के लिए। चाहे लेबर टर्नओवर हुई थी, टाइम लॉस हुआ था, काम तो हुआ था। काम हुआ था तो आउटपुट बना था, आउटपुट बना था तो बिका भी था। और सेल वैल्यू कितनी जनरेट हुई थी जी? तो ये तो हो गए आवर्स की कितने घंटे काम हुआ और कितनी सेल वैल्यू जनरेट हुई। तो मतलब हमको 1 घंटा काम करने पर कितनी सेल वैल्यू दिखाई देती, ये कैलकुलेट करके बताना। एक घंटा काम करने पर कितनी सेल वैल्यू जनरेट? 19.31। अब सोचो हमारे पास लेबर टर्नओवर ना होती तो 1,15,000 घंटे और काम हो सकता था, तो मतलब कि और भी सेल्स जनरेट हो सकती थी, बट ड्यू टू लेबर टर्नओवर वो सेल्स जनरेट नहीं हो पाई, इसलिए सेल्स लॉस की हमारे पास फिगर वो 22 लाख थी। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, वर्किंग नोट हो गए नोट। अब आ जाइए मेन सॉल्यूशन पर। मेन सॉल्यूशन में हम स्टेटमेंट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, पर्टिकुलर्स, रुपी वैल्यू। हाँ जी, सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन लॉस, बिकॉज हमको पता है कंट्रीब्यूशन लॉस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो आउटपुट कम बनने की वजह से हमको जो नुकसान हुआ दैट इज 444,130। और भी चीजें हैं जो कि हमको ये 4 खर्चे बताए गए हैं। जो भी है 4 खर्चों के नाम लिख दो, लिख दिए? तो आप मुझे टोटल आंसर बता देना। 5,57,900। ठीक है। अब जस्ट बिकॉज मैंने नहीं लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग नहीं लिखेंगे। हमने भी हाँ जी मैम कर लिया कैलकुलेटर पे, आदत डाले सारी चीजें कॉपी पे लिखने की। जब तक मैं ही नहीं लिखूंगी आप लोगों ने भी नहीं लिखना। आप, मैं नहीं मानती। सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट। जी, अब होता क्या है देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में इतने डेडिकेटेड और पैशनेट होते हैं कि वो ना साथ के साथ ही ना ICAI मॉड्यूल अरेंज कराएंगे। ऑब्वियसली आपके पास खुद का तो होगा नहीं, आपके भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो वो अपने कोई दीदी भैया वगैरह से, फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज कराते हैं। और वो साथ के साथ वेरीफाई करते हैं मैम जो पढ़ा रही है ठीक पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही क्लास में। वो ICAI मॉड्यूल खोल के बैठेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें प्रेजेंटेशन चलो जो भी है, आके अगले दिन इस क्वेश्चन को लेकर लड़ेंगे मेरे से, मैम ICAI मॉड्यूल में इसका आंसर डिफरेंट है, अलग है। वो पता है क्या पुराने मॉड्यूल में ऐसे गलती करके चल रहा था, वो 1 साल पहले उन्होंने जो मॉड्यूल निकाला उसमें वो गलती ठीक करी हुई है, उसमें भी आंसर यही है जी। बट ऑब्वियसली अरेंज होता है तो पुराना मॉड्यूल अरेंज होता है, उसके बेसिस पे आके मेरे से लड़ रहे हैं, फिर मैं उनको करेक्शन बताती हूँ। तो मैं अभी से डिस्क्लेमर दे रही हूँ क्योंकि 1 साल हो गया है, 1 साल में जितने बैचेस मैंने लिए हैं इस क्वेश्चन को लेकर हर बारी अगले दिन आकर लड़ाई होती। तो मैं अभी से आपको बता रही हूँ मॉड्यूल खोलना है खोल लेना, बट कृपया जो लेटेस्ट अवेलेबल है ICAI की वेबसाइट पर है वही रेफर कर लो। फिर मेरे को सामने प्रूफ देना पड़ता है कि देखो बेटा मैंने खोलनी पड़ती है ICAI की वेबसाइट, मॉड्यूल डाउनलोड करना पड़ता है लेटेस्ट, फिर मैं उनको बताती हूँ देखो बेटा यही सेम आंसर। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू फॉर दैट काइंड ऑफ अ फेथ जो आप दिखा रहे हैं।
स्टिल मैंने बोल दिया नहीं भरोसा बनता, कृपया लेटेस्ट मॉड्यूल रेफर करें। चलो हाँ जी जी, लेबर टर्नओवर टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट से फटाफट सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएं। XYZ Limited wants to ascertain the profit loss during the year 13-14 due to increased labor turnover. For this purpose, they have given you the following information. Training period of new recruits is 50,000 hours. During this period, their productivity is 60% of the experienced workers and time required by an experienced worker is 10 hours per unit. देखो पहली लाइन क्या बोल रही है कि नए लोग आए कि उनको ट्रेनिंग पीरियड है 50,000। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा वेस्ट हो रहा है, देखो काम तो कर रहे हैं बट स्लो स्पीड से काम कर रहे हैं। जितना काम एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर कर सकता है उसके कंपैरिजन में न्यू रिक्रूट 60% ही आउटपुट बना पाएगा। वैसे कह रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। कहने का मतलब अगर ये ट्रेनिंग पीरियड का नाम ट्रेनिंग पीरियड ना होता, नॉर्मल 50,000 वर्किंग आवर्स होते, तो एक्सपीरियंस्ड वर्कर कितना आउटपुट बना सकता था? 5,000। बट जस्ट बिकॉज अब यहाँ पे काम करने वाला एक्सपीरियंस नहीं है, न्यू रिक्रूट है, तो वो आउटपुट बना पाएगा ओनली एंड ओनली 3,000। तो हम ये नहीं कह रहे हैं ट्रेनिंग हुए, स्लो स्पीड पर काम हुआ, बट आउटपुट का नुकसान तो हुआ। आउटपुट कितने यूनिट्स लॉस्ट हो गए? 2,000। क्योंकि अगर इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ना होती, काम करने वाले एक्सपीरियंस लोग होते, 5,000 यूनिट बना देते 50,000 घंटों में। उन्हीं 50,000 घंटों में अब न्यू रिक्रूट ने काम किया तो 3,000 काम किया, तो आउटपुट लॉस्ट हो गया 2,000। ये मैं सभी लिखवाऊंगी, बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। देखो वही ट्रेनिंग पीरियड की एक्सटेंशन वाली बात है। एक तो काम कर रहे हैं स्लो स्पीड से और जो बना रहे हैं उसका भी 20% डिफेक्टिव बना रहे हैं, तो कितने यूनिट डिफेक्टिव हो गए? 600। एंड कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट वाज 25। 600 यूनिट की रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितनी होगी? 15,000। अब सोचो ये 15,000 क्लियर कट पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, क्योंकि इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर होती ना, एक्सपीरियंस वर्कर काम करता और परफेक्ट काम करता, वो तो गलती ना करता, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट वहां पे इनकम होती नहीं, तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ लेबर टर्नओवर की वजह से हो रही है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट पर 1 लाख आवर्स। वही वाला पॉइंट जो पिछले में था, वैकेंसी नहीं भरी गई, 1 लाख घंटे खाली चले गए, ना लेबर टर्नओवर होती, 1 लाख घंटे काम ये भी होता, और काम करने वाला कौन होता? एक्सपीरियंस वर्कर, जिसके काम करने की स्पीड है 10 आवर्स पर यूनिट। तो 1 लाख घंटों में कितने यूनिट्स बना लेते वो लोग? 10,000 यूनिट। तो यूनिट्स का नुकसान 2 जगह हुआ है, एक तो ट्रेनिंग पीरियड में 2,000 यूनिट्स का नुकसान था, और एक ये 10,000। टोटल यूनिट लॉस कितने हो गए? 12,000। आपको सेलिंग प्राइस बताया, पीवी रेशियो बताया, तो यहाँ पे सेल्स लॉस निकालेंगे, सेल्स लॉस से पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन। 600 डिफेक्टिव नहीं है ना, डिफेक्टिव तो है बट इनकी रेक्टिफिकेशन होगी तो ठीक हो गई। इनकी सेल्स लॉस थोड़ी ना हुई है, हमने रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इनके ऊपर इनकर इसलिए की है कि ताकि बिकने वाली हालत में हो। अगर हमने इनको यूनिट्स लॉस्ट मानना ही है तो हम इनके ऊपर फिर रेक्टिफिकेशन क्यों करेंगे, है ना? ठीक है। अब सेटलमेंट कॉस्ट दे दी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट दे दी, ट्रेनिंग कॉस्ट दे दी, रिक्वायरमेंट वही है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस्ट बाय कंपनी ड्यू टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर। बताओ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब एक एक पॉइंट को हैंडल करते हुए वर्किंग नोट बना लेते हैं और अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। एंड बच्चे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली विद डिफरेंट फिगर्स मैं अभी से आपको बोल रही हूँ, मैंने टेस्ट में डाला, क्योंकि लेबर टर्नओवर के वैसे मेथड्स की प्रैक्टिस सभी को हो जाती है। ये प्रॉफिट लॉस्ट वाले 2 ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो जिसकी कम प्रैक्टिस है उसमें रिस्क ज्यादा होता है। मैं अभी से बोलूं मैंने टेस्ट में डाला, और जिसके 10 में से 10 ना आए तो फिर देखो, ठीक है? चैलेंज दे रही हूँ, 10 में से 10 लाने इस क्वेश्चन, ठीक है? चलो जी, वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ जी, हमने बोला, मैं डिक्टेट भी करा रही हूँ, बोल भी रही हूँ, आउटपुट दैट could have been produced ट्रेनिंग पीरियड में, आउटपुट जो बन सकता था could have been produced by experienced worker in training period। लिख भी रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, experienced workers in training period, output that
could have been produced by experienced workers in training period. मतलब in those 50,000 hours उनके काम करने की स्पीड है 10 hours per unit, तो कितने यूनिट बन सकते थे? 5,000 units. ठीक हो गया जी? नेक्स्ट, output actually produced by new recruits in training period. Output actually produced by new recruits in training period. हाँ जी, 5,000 में 60% मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ गया? 3,000. Output actually produced by new recruits in training period. तो आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर कितना हो गया यहां पर? 2,000. आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर हो गया जी 2,000. ठीक है. नेक्स्ट, अब हमें पता है आउटपुट लॉस्ट में सिर्फ ये नहीं है 2,000 यूनिट्स का ही नुकसान हुआ था, और भी नुकसान हुआ था आउटपुट का. कहां पर? पॉइंट नंबर 3 से, पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट वाला. तो आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू पोटेंशियल आवर्स लॉस्ट. टाइम के नुकसान की वजह से यूनिट्स का नुकसान कितना हुआ? जी हम बोलेंगे टाइम का नुकसान हुआ 1,00,000. ना नुकसान होता, ना लेबर टर्नओवर होती, तो एक्सपीरियंस वर्कर ही काम करते. काम करने की स्पीड 10 आवर्स, तो कितने यूनिट बन सकते थे? 10,000 यूनिट्स. तो इसी वर्किंग नोट को कंटिन्यू करते हुए आप पता कर सकते हैं टोटल आउटपुट लॉस्ट. दो 2,000 प्लस 10,000 कितना हो गया जी? 12,000. और आउटपुट लॉस से सेल्स लॉस पर जाना है, कैसे जाएंगे? सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो. सेल वैल्यू लॉस्ट कितनी है जी? यूनिट्स है 12,000, बन नहीं पाए. बनते तो बिकते, कितने में बिकते? 180 में. ये आपके पास सेल वैल्यू कितनी आ रही है? एंड सेल्स लॉस्ट हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि कंट्रीब्यूशन लॉस चाहिए. 4,32,000 सेल्स लॉस मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो. पीवी रेशियो में 20%. चलो जी बताएं, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2 साथ के साथ क्लियर हो गए? वर्किंग नोट नंबर 2 से जो बात नहीं समझ में आई क्लियर कर सकते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. एक सेकंड. हाँ जी बेटा बोलना. मैम स्टार्टिंग से सॉल्यूशन शो कर दो. ओके आपका हो गया ना? हाँ जी बता रही हूँ. मैं आप अभी रिपीट कर दूँ. हाँ जी हो गया नोट बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1. मैम जस्ट 1 मिनट. ओके ओके. वैसे वर्किंग नोट खत्म नहीं हुआ, ये ना हो कि आप सीधा प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें. एक चीज, पॉइंट नंबर 2 किस चीज का? रेक्टिफिकेशन कॉस्ट का. वो 15,000 की बस वर्किंग लिख के बताना. चलिए
वर्किंग नोट नंबर 3 हम बात करेंगे डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं। असली में आउटपुट बना है 3000, उसका 20% डिफेक्टिव था, उन्होंने बोला आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ उसका 20%, यानी कि 600 यूनिट्स, एंड इनके ऊपर रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। लो जी, ठीक। अब डिफेक्टिव यूनिट्स आपने कैलकुलेट कर ली, उनके ऊपर रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब आप स्टार्ट करते हैं मेन सॉल्यूशन। अब मुझे आंसर बता दे प्रॉफिट लॉस का, सोच लो। हाँ जी, मानी के कड़क आंसर बताते हुए 9 लाख। और जब 9 लाख जैसे जैसे कड़क से आंसर आता है ना, क्रिस्प, तो कॉन्फिडेंस भी आता है सही होगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में हाँ जी बेटा, क्या बता रहे हैं आप? 9 लाख। 9 लाख, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन प्रॉफिट लॉस में आप पहले कंट्रीब्यूशन लॉस लिखेंगे जो वर्किंग नोट नंबर 2 से आ रही है, फिर आप वर्किंग नोट नंबर 3 से आती हुई रेक्टिफिकेशन कॉस्ट लिखेंगे, और फिर आप वो 3 खर्चे लिखेंगे, और सीधा प्रॉफिट लॉस का आंसर 9 लाख। वो 3 खर्चे जो क्वेश्चन बता रहा है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह, चेक कर लीजिए, आंसर आ रहा है 9 लाख। चलो जी, हाँ जी। मेधावी का एक डाउट है कि मैम वो जो फॉर्मूला बना हुआ है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन लॉस से सेल्स लॉस इनटू पीवी रेशियो, इसका लॉजिक फिर से बता दो। वो लॉजिक फिर से आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ना ओरिजिनली सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो पॉसिबल आउटपुट, इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पॉसिबल आउटपुट कितना बन रहा था अगर मैं ट्रेनिंग पीरियड को पकड़ के बात करूं? 5000। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टोटल आउटपुट क्या बना, मैं सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड को ही पकड़ के बात करूँ। एंड ड्यू टू न्यू रिक्रूट्स वर्किंग इन द ट्रेनिंग पीरियड हमारे 3000 यूनिट बने। तो मैं सिर्फ आउटपुट लॉस 2000 की बात कर रही हूँ। वैसे तो इस क्वेश्चन में आपका टोटल आउटपुट लॉस 12000 है। मैं वो पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि मेरे आवर्स लॉस्ट कितने हो गए, 2000। अच्छा, आपको सेलिंग प्राइस कितना बताया हुआ है पर यूनिट? 180। और पीवी रेशो कितनी बताई हो? 20%। 180 का 80% करके बताना। 80%, 144। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सेलिंग प्राइस एक यूनिट का 180 है और वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का 144 है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकल कर आता है, बताना प्लीज। 36, राइट। मैंने ये रिवर्स वर्किंग की है ताकि मेरी पीवी रेशो 20% ही बन सके। पीवी रेशो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, ये 36, सेलिंग प्राइस 180 का कितना परसेंट है, 20% है। तो मैंने पीवी रेशो को ही पकड़ के ये रिवर्स वर्किंग करी है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है। ठीक होगी जी ये बात? ओके। अब आप देखना कि क्वेश्चन मान लो ऐसे बोल रहा है अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो हमारे पास सेल्स वैल्यू कितनी हो सकती थी जनरेट? 9 लाख की। कंट्रीब्यूशन कितनी आ सकती थी, सीधा ये बता दो। वेरिएबल कॉस्ट जो बची है, एक यूनिट की अगर 36 है तो 5000 यूनिट की कितनी आ सकती है? 180। ठीक है, ये मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ। और असली में 3000 यूनिट्स बने तो सेल जनरेट कितने की हुई है? 5,40,000 की। अगर एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 180 है तो 3000 का सेलिंग प्राइस 540 हो गया ना। और कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई है? 108,000। अगर मैं डिफरेंशियल की बात करूं कि मेरी सेल वैल्यू लॉस्ट कितनी है, 2000 यूनिट लॉस्ट है तो सेल वैल्यू लॉस्ट कितनी है? 3,60,000।
आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, 9 लाख माइनस 540 3,60,000 है। और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस कितना है? 72,000। ये कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस 72,000 पता करने के दो तरीके हैं, एक 80 में से 1,8 माइनस कर दो, या हम बोले 2,000 यूनिट वर लॉस्ट और पर यूनिट की कॉन्ट्रीब्यूशन 36 आती है। अब सोचो, मेरे को नहीं चाहिए ये इंफॉर्मेशन, ये मेरे को चाहिए बस आउटपुट का नुकसान कितना हुआ, 2,000। आउटपुट का नुकसान कितना हुआ, 2,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ गया, 180। आपको नहीं पता करना कंट्रीब्यूशन कितनी है, पीवी रेशो बताया ना क्वेश्चन में। अब मेरे को अगर ये पता करना है कि इफ सेल्स लॉस था 360, तो उसको पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि पीवी रेशो आप देखोगे वो डिफरेंशियल के लिए भी अप्लाई करती है। पीवी रेशो का कॉन्सेप्ट ही यही है, आप एक यूनिट पे निकाल लो, 36 डिवाइडेड बाय 180 20% है। आप 5,000 यूनिट्स पे निकालो, 180 9 लाख का 20% ही है। आप एक्चुअल के लिए निकाल लो, 1,08,540 का 20% ही है। इवन डिफरेंशियल है जो चेंज है, चेंज के लिए भी निकाल लो, 72,360 का 20% ही है। तो हम ये कह रहे हैं 72,000 की फिगर पर अराइव करने के लिए ऑल आई नीड इज सेल वैल्यू लॉस्ट कितनी है और पीवी रेशो कितनी है। मेरे पास अपने आप ही 72,000 की कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ जाएगी। मेरे को ये डिफरेंशियल्स नहीं देखना, 180 और 1,08,000 का डिफरेंस, कि आउटपुट दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड वर्सेस आउटपुट कुड बी प्रोड्यूस्ड। ये असली कॉन्सेप्ट है, बट जहां पे डेटा लिमिटेड है, आई कैन वर्क विद सेल्स लॉस्ट एंड पीवी रेशो आल्सो। सो पीवी रेशो में हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, एंड इट अप्लाइज टू चेंजेस आल्सो। चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन सेल्स का कितना परसेंट है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन को आप कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी बोल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, सेल्स लॉस्ट का कितना परसेंट है, वो भी पीवी रेशो की डेफिनेशन। तो उस हिसाब से सिंपल पीवी रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, कैन आई से सेल्स को मल्टीप्लाई कर दो पीवी रेशो के साथ। अब आ जाओ असली चीज पर, और लॉस्ट के लिए भी ये चीज अप्लाई करती है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट सेल्स लॉस्ट का कितना परसेंट, दैट इज पीवी रेशो। ठीक हो गया जी, ओके। विद दिस हमारी एक ब्रॉड हेडिंग फिनिश हो जाती है लेबर टर्नओवर की। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, आज हम उसको असली में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट दैट टॉपिक टेल्स अस कि हमारे इनकम स्टेटमेंट में लेबर कॉस्ट जो कंप्यूटेड है, जैसे आपने बचपन में सीखा है कि ट्रेडिंग में डाल देते हैं जी, खर्चा हो गया वेजेस का 1 लाख, वो 1 लाख कंप्यूट कैसे हो रही है। एंड अगर मेरे पास कोई काम कराने आ रहा है, हम बोलते हैं ना इन जनरल लेमन सेंस में, देखो लेबर तो इतने की ही लगेगी, पता है इतनी इतनी तो लेबर है। मान लो अगर कोई में से कोई मान लो पेन ड्राइव वगैरह कुछ परचेज करने आ रहा है, तो मैं इतना बोलूंगी ना, देखो मेरा लेबर एफर्ट तो ये 6-7 हजार का है, ऊपर से बुक्स की कॉस्ट है, ऊपर से पेन ड्राइव या डिस्पैच की कॉस्ट भी है, तो वो लेबर एफर्ट मैंने 6-7 हजार का अपना कैसे कंप्यूट किया हुआ, वो हमारा डिस्कशन है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है हाउ लेबर कॉस्ट इज कंप्यूटेड, ठीक है, एंड हाउ इट इज बिल्ट इन इनटू द होल कॉस्ट स्ट्रक्चर। जब हम कोई आउटपुट बनाकर बेचते हैं, हम बोलते हैं ना इतने का तो रॉ मटेरियल ही लग रहा है जी, इतना हमारा इसमें लेबर लगेगी। आप कोई ज्वेलरी वगैरह लेने जाते हैं, अक्सर ज्वेलर्स ये वर्ड यूज करते हैं, लेबर कॉस्ट इतनी है जी, होता है ना। कोई भी आप घर में प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन से काम कराते हैं जी, इतना तो हमने आपका ये स्पेयर पार्ट यूज किया, इतनी हमारी लेबर है। तो वो कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, वो लेबर वर्ड यूज कर रहे हैं, वो कंप्यूट कैसे होता है, वो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें भी कहीं ना कहीं मैं अपना वही बिग फोर्स का रोना रोऊंगी, पहले भी आपके सामने रोया था। और इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैम तो बिग फोर्स के अगेंस्ट है जी, मैम तो हमको खिलाफ कर रही है कि बेटा कभी बिग फोर में ना जाना। बट मैं अपना एक्सपीरियंस वैसे बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, ऑन अ वेरी न्यूट्रल बेसिस, जो सच्चाई है, ठीक है। बट वो आज का काम नहीं है, नेक्स्ट क्लास का काम है, जब भी लगेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।